योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मयूर। मैं मयूर अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 9th क्लास का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इट इज़ लाइन्स एंड एंगल्स। क्लास 9 लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर नंबर 6 है। एनसीईआरटी से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट सारे समझेंगे। अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो चाहे कोई भी बुक का क्वेश्चन क्यों ना हो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। इन दिस फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर हम इसमें क्या समझेंगे, इसमें मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, सारी जो भी बेसिक टर्म्स होने वाली हैं, हम इन सबको इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होंगी उन सबको डिस्कस करेंगे, जो आपको इस पूरे चैप्टर को करने में आपकी हेल्प करेंगे। ओके, कुछ बेसिक चीज़ें भी आएंगी, कुछ चीज़ें बड़ी भी आएंगी जो आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार देखेंगे ध्यान से सारी चीज़ें, जैसे जैसे मैं आपको बताता चलूँगा ऐसे ऐसे मेरे साथ सारी चीज़ों को देखते चलिएगा, देखते रहिएगा, आपको कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लाइंस एंड एंगल्स। सर ये लाइंस एंड एंगल्स होते क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वेरी क्लियर अबाउट द नेम ऑफ द चैप्टर। हम जानते हैं सर लाइंस क्या होती हैं, आप लोग अच्छे से जानते होंगे, पहले इसी को डिस्कस कर रहे हैं। लाइंस क्या होती हैं? सर लाइन क्या है? लाइन एक ऐसी चीज़, एक ऐसी स्ट्रेट चीज़ जो दोनों तरफ से, जिसके दोनों तरफ आप कह सकते हैं ये एरोज होते हैं, इसको लाइन कहा जाता है। अब इन एरोज का मतलब क्या है, ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं, बस आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ जल्दी से। ये लाइन होती क्या है? लाइन एक ऐसा पार्ट होती है, एक स्ट्रेट पार्ट होती है जिसके दोनों तरफ एरोज होते हैं। एरोज का मतलब क्या होता है कि ये दोनों तरफ से कितना भी एक्सटेंड की जा सकती है। सर ये यहाँ से भी एंडलेसली आगे मूव कर रही है और ये यहाँ से भी एंडलेसली आगे मूव कर रही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? मतलब क्या है कहने का कि लाइन क्या होती है? सर लाइन एक असीमित है, एंडलेस है, जिसका कोई भी एंड नहीं है दोनों में से किसी भी तरफ से। कि अगर मैं ऐसे एक लाइन देखूँ तो ये यहाँ से ऐसे भी कितना आगे जा सकती है और यहाँ से इधर साइड भी कितना भी आगे जा सकती है, जिसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। इज इट क्लियर और नॉट गाइज? यह बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई? नाउ अब मानिए कि सर मान लीजिए मेरे पास ये एक लाइन है। लाइन कैसे पता लगेगा? दोनों तरफ एरोज देखकर। अब मैंने इसमें यहाँ से एक कट लगा दिया, मैंने इस लाइन को यहाँ से कट लगा दिया। यहाँ से कट लगाने का क्या मतलब है? यहाँ से कट लगाने का मतलब एक पॉइंट मेरे पास आ गया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अभी यहाँ से ऐसे आगे बढ़ रही है, स्ट्रेट होगी इस तरीके से। मेरी सर एक मेरे पास पॉइंट है और एक तरफ ही मेरे पास आगे बढ़ रही है। कि लाइन का ही पार्ट है या नहीं है? तो सर ये क्या है? अब पार्ट ऑफ लाइन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन इन विच वी हैव वन एंडिंग पॉइंट एंड वन नॉन एंडिंग पॉइंट। तो लाइन के इस पार्ट को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग जानते होंगे लाइन के इस पार्ट को कहा जाता है रे। क्या कहा जाता है? रे कहा जाता है। सही है। अब सर ये स्थिति क्या बन रही है आपके सामने? कुछ इस तरीके से बन रही है। ये क्या है? इट इज अ रे। अब एक तो एंडिंग पॉइंट है और एक तरफ से एंडलेस आगे बढ़ती चली जा रही है, एरो लगा हुआ है। अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ से भी कट कर दूँ, एक तो पॉइंट मेरे पास पहले से है, अगर मैं यहाँ से भी काट के इसको कट कर दूँ तो मेरे पास क्या आया? सर एक पॉइंट यहाँ पहले से था और अब एक पॉइंट मेरे पास ये आ गया। आ गया नहीं आया? क्या अभी ये पार्ट ऑफ लाइन है या नहीं है जिसके दोनों एंडिंग पॉइंट्स हमारे पास हैं? आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट गाइज? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो सर लाइन के उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? लाइन का ही पार्ट है ये। लाइन के उस पार्ट को क्या कहते हैं जिसमें दोनों तरफ हम पे एंडिंग पॉइंट होते हैं? उस पार्ट को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों लाइन सेगमेंट। क्या कहा जाता है? लाइन सेगमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी वेरी क्लियर बिटवीन लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। इन तीनों चीज़ों के बारे में हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए और होपफुली आपको होगी भी नहीं। ये तीनों चीज़ें क्लियर है। अब लाइन तो इतनी होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज़ आती है इस चैप्टर से रिलेटेड जिसका नाम है एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स। अभी एंगल क्या होते हैं? एंगल क्या होते हैं ध्यान से समझिएगा। सर अगर हम किसी भी लाइन को, आप बताएंगे मैंने क्या बनाया है, बताइए क्या है? सर आप कहेंगे तो रे है। सर वन एंडिंग पॉइंट है, वन साइड नॉन एंडिंग पॉइंट है, रे है। अगर हम किन्हीं भी दो रे को बनाएं जिनका कॉमन वर्टेक्स हो, जिनका कॉमन वर्टेक्स हो, सर एक रे ये है, लेट्स से नाम दे देते हैं इस रे को, लेट्स से द नेम ऑफ दिस रे विल बी ओ ए। ओके, हमने एक रे बनाई ओ ए। अब मैंने दूसरी रे बनाई, दूसरी रे बना दी, लेट्स से मैंने ये ओ बी। क्या ये भी एक रे है ओ बी? क्या ये भी एक रे है ओ ए? When two rays passes from one common vertex,
जब दो रे एक ही वर्टेक्स से पास होती हैं, एक ही वर्टेक्स से निकलती हैं, जब दो रेस का ओरिजिन पॉइंट एक ही वर्टेक्स होता है तो उन बनने वाली रेस को, उन रेस के बीच में बनने वाली डिस्टेंस को क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? उसको कहा जाता है सर एंगल्स। क्या कहा जाता है? एंगल। तो एंगल क्या होते हैं? एंगल्स आर नथिंग बट जहाँ पर भी दो रेज के बीच की जो डिस्टेंस होती है उनको कहा जाता है एंगल। और किन दो रेज के बीच की? सर ऐसी दो रेज जिनका कॉमन वर्टेक्स होता है, इनको कहते हैं एंगल। क्या ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई? आई होप आपको बात समझ में आ रही होंगी, कुछ बेसिक चीज़ें हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, लाइन एंड एंगल क्लियर है। अब एक बात बताइए सर, ये लाइन कैसे बनती है ये और समझ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई थी, बहुत छोटी सी चीज़ है। सर मान लीजिए मैंने 3 पॉइंट्स लगा दिए, कोई भी 3 से ज़्यादा कितने भी लगा दो, और उन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करिए। सर जब मैंने उन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने पर क्या है, सीधी लाइन बन गई या नहीं बनी? अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक सीधी लाइन आपके पास बन जाए, एक सीधी लाइन बन जाए, तो उसको हम कहते हैं बेटा, उन पॉइंट्स को कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। उनको क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। और मान लीजिए अगर मैं 3 ऐसे पॉइंट लगा दूं जिनको ज्वाइन अगर मैं करूंगा तो क्या एक सीधी लाइन बनेगी? सर बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे पॉइंट्स को कहा जाता है नॉन कॉलिनियर पॉइंट। क्या इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई आपको? आई होप आ गई होंगी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। आपको एंगल में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो आप याद रखेंगे एंगल में क्या होती है। एंगल में मेरे प्यारे बच्चों वो रे जो हम सबसे पहले बनाते हैं बेस मानकर, जिस पर आप दूसरी रे बनाएंगे एंगल फॉर्म करने के लिए, जिस रे पर आप सबसे पहले बनाते हैं जिस रे को, उसको कहा जाता है इनिशियल रे। उसको क्या कहा जाता है? इनिशियल रे, ओके। और जो दूसरी रे होती है जिसको हम बनाते हैं इस तरीके से, जो दूसरी रे होती है उसको कहा जाता है सर टर्मिनल रे। क्या कहा जाता है? टर्मिनल रे। क्या इनिशियल रे टर्मिनल रे दोनों क्लियर हो गया? टर्मिनल रे क्या होती है, इनिशियल रे क्या होती है। दूसरी बात क्या आपको याद रखनी है कि जब भी हम एंगल फॉर्म करते हैं तो जो एंगल का डायरेक्शन जाता है ये हमेशा इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जाता है। मान लीजिए कि अगर मैंने एक एंगल बनाया और इसको नाम दे दिया O, इसको दे दिया A और इसको दे दिया B, ओके। तो हमने कहा सर OA से हम OB की तरफ गए हैं, तो यहाँ पर हमेशा इस तरीके से एरो लगाया जाता है। हम लगाते नहीं हैं जनरली, लेकिन जब भी आप आइडियल एंगल फॉर्म करते हो तो इस तरीके से उसको लगाया जाता है। एरो कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करता है? एरो हमेशा इनिशियल से टर्मिनल रे की तरफ मूव करता है। इज इट क्लियर और नॉट गाइस? ये बात होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार देखिएगा। बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, देखिएगा वो क्या क्या होती है। सर अब हम दूसरी बात करते हैं इसमें कि अच्छा अब कुछ एंगल्स की बात करते हैं। सर अब हम बात कर रहे हैं कुछ एंगल्स की। अब ये बात आप जानते हैं, मैं बहुत ब्रीफली आपको बता दूंगा जल्दी से, आप लोग देखेंगे कि आपको समझ में आ गया नहीं आया। सर हमने क्या कहा है, एंगल क्या होते हैं? जहाँ पर भी दो रेज, इनको समझिए ऐसे, एक रे ये है, ये इनिशियल रे हो जाएगी, इसका एंडिंग पॉइंट है O कॉमन वर्टेक्स। मैंने यहाँ से अगर कोई भी ये पॉइंट इस तरीके से दूसरी रे यहाँ से लगा दी तो क्या एंगल फॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा? बताइए क्या ये एंगल फॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा? मतलब सर अगर हम रे लें जिनका कॉमन वर्टेक्स हो, क्या ये O कॉमन वर्टेक्स है या नहीं है दोनों का? तो ये रे फॉर्म एंगल फॉर्म कर रही है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये ऊपर वाली बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो जो भी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है एंगल में उसको हम क्या बोलते हैं? जो भी लाइन इस तरीके से, आप जानते हैं सर, मान लीजिए लेट से मेरी ये इनिशियल रे है और यहाँ से अगर मैं अपनी एक रे और ले लूँ, ये OA और OB बिल्कुल सीधी लाइन है, तो ये जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं राइट एंगल। ये कितना डिग्री होता है मेरे प्यारे बच्चों? सर ये होता है, हम जानते हैं 90 डिग्री। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट गाइज? ये कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो ये तो हो गया 90 डिग्री राइट एंगल, अगर बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। अगर मैं इसी को देखिए, ये क्या है? 0 डिग्री, जहाँ पर रे एक दूसरे के ऊपर होती हैं, मतलब इसको मैं कहूँ OA और OB बिल्कुल एक ही लाइन में है, तो ये 0 डिग्री है। 0 से ऊपर बढ़ते हैं सीधे, ये बिल्कुल क्या है? 90 डिग्री है। तो 0 और 90 के बीच के जितने भी एंगल होते हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, कुछ भी हो जाए 0 और 90 के बीच में, उन सारे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या आप समझ गए? एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? वो सारे एंगल जो 90 से छोटे होते हैं और 0 से बड़े होते हैं, उन सारे एंगल्स को कहा जाता है एक्यूट एंगल। ओके नाउ अब समझिए कि अगर मैं इस रे को ऐसे कर दूं,
बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ले आऊँ, जैसे ये ऐसे है मैं इसको बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ले आऊँ कि ये भी एक एंगल है या नहीं है? सर बिल्कुल है, देखिए कॉमन वर्टेक्स से दोनों का है या नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पर दो रे आपस में बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएं, वहाँ पर बनने वाला एंगल हमेशा क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री को हम और क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? ये स्ट्रेट एंगल हो गया और ये कितना था? 90 डिग्री राइट एंगल। तो अब समझिए सर, 90 डिग्री और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के बीच में जो एंगल होते होंगे, जैसे ये और ये क्या आ गया? 180। तो ये सारे जो एंगल हैं 90 और 180 से बीच के एंगल, इनको कहा जाता है मेरे बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहा जाता है? ऑब्ट्यूज एंगल। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? होपफुली आपको सारी चीज़ें पता है, मैं बस आपको रिवाइज करा रहा हूँ जल्दी से। सर ये ऑब्ट्यूज एंगल आ गया, हमारे पास स्ट्रेट एंगल आ गया। अब मान लीजिए कि मैं और नीचे चला जाऊँ, ऐसे चला जाऊँ, ऐसे चला जाऊँ, ऐसे चला जाऊँ, इस तरीके से मैं आगे चला जाऊँ, ठीक है। ये सब 180 से बड़े जा रहे हैं, लौट के फिर से आ रहा हूँ मैं इस तरीके से। तो ये सारे एंगल जो 180 से बड़े होते हैं, 180 से बड़े होते हैं, उन सारे एंगल को कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। 180 से बड़े जितने भी एंगल होते हैं उनको कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। अब मान लीजिए घूमते 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 ऐसे पूरा कंप्लीट चक्कर लगा दिया इसने, लगा दिया, फिर से उसी पोजीशन पर आ गया। जब एक रे पूरा अपना कॉमन वर्टेक्स से घूमकर दोबारा उसी पोजीशन पर आ जाती है, एक कंप्लीट पाथ कंप्लीट कर लेती है, तो उसको बोला जाता है कंप्लीट एंगल ऑफ 360 डिग्री। वो कितने डिग्री का होता है? सर वो 360 डिग्री का होता है, उसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। क्या ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं है? आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सर बेसिक टर्म्स हैं इसकी ये सारी, एंगल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। होपफुली पहले बच्चों वाली चीज़ें आपको पता होंगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? सर वो सारे एंगल्स, कौन से एंगल? लेट्स से मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, एक एंगल बनाया मैंने ये, एंड द मेजर ऑफ दिस एंगल इज 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। और मैंने एक दूसरा एंगल बना दिया, लेट्स से आई ड्रॉ एन एंगल 30 डिग्री। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट गाइस? मैंने ये दो एंगल बनाए, एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री। दोनों का सम कितना है एंगल्स का? आप कहेंगे सर 60 + 30 = 90 डिग्री है या नहीं है? सर ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम कितना आता है? 90 आता है, उन एंगल्स को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? सर ऐसे वो दो कोई भी एंगल, लेट से मैंने एक एंगल बना दिया यहाँ पे ये 75 और दूसरा एंगल बना दिया मैंने 15। ऐसे दो कोई भी एंगल जिनका सम कितना होगा? 90 होगा, उन एंगल्स को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इज इट क्लियर और नॉट गाइस? क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया। अच्छा सर दूसरा नाम आता है सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये क्या होते हैं? ये भी आसान है। सर ऐसे कोई भी दो एंगल, लेट से मैंने एक एंगल बनाया 120 डिग्री, ओके, और मैंने दूसरा एंगल बना दिया यहाँ पे अपना 60 डिग्री। एक एंगल बनाया मैंने 120 डिग्री और दूसरा बना दिया मैंने 60 डिग्री। तो सर इन दोनों एंगल का सम कितना है? सर आप कहेंगे एक है 120 और एक है 60, कितना हो गया? 180 डिग्री। ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ऐसे दो एंगल को कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बात समझ में आ गई या नहीं आई? कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? बेसिक चीज़ें हैं सारी, बचपन में आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं जल्दी से। इसके बाद आते हैं एडजेसेंट एंगल। इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, बहुत ध्यान से चीज़ों को देखते रहिएगा, बहुत ध्यान के साथ। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? सर एडजेसेंट एंगल पढ़ रहे हैं, क्या होते हैं? एक एंगल बना दिया लेट से हमने AOB। एक एंगल है AOB, दिख रहा है आप। मैंने एक दूसरा एंगल बनाया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैंने एक दूसरा एंगल बनाया, यहीं पे बना रहा हूं सर BOC, ठीक है। एक एंगल मैंने पहले कौन सा बनाया था? AOB, ओके। नाउ मैंने एक दूसरा एंगल बनाया है BOC।
सी, ये वाला एंगल बना सकते हैं, क्या दिक्कत है? बिल्कुल बना सकते हैं। सर ये भी एक एंगल है या नहीं है? अब देखो इन दोनों एंगल्स में कुछ चीज़ें समझिएगा, क्या क्या चीज़ें हैं। पहले नाम लिख देते हैं, एक एंगल है AOB और एक एंगल है BOC। ओके, ठीक है। मुझे इनके वर्टेक्स बताइए। एंगल AOB का वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स होते हैं जहाँ पर लाइन मीट करती है, जहाँ पर कोई भी दो रे मीट करती है उसको वर्टेक्स कहा जाता है। तो एंगल AOB का वर्टेक्स कहाँ था? AO और BO कहाँ मीट कर रही थी? O पर। ओके, और एंगल BOC का वर्टेक्स क्या है? BO और CO कहाँ मीट कर रही हैं? O पर। क्या वर्टेक्स दोनों का O है या नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं। सर वर्टेक्स क्या है? दोनों एंगल का O है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। सर एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं मेरे बच्चों? ऐसे दो एंगल जिनका कॉमन वर्टेक्स होता है, ऐसे दो एंगल जिनका कॉमन वर्टेक्स होता है। क्या इन दोनों ही एंगल में एक कॉमन आर्म है? इनको कहा जाता है आर्म्स। अगर मैंने एक एंगल बना दिया, मान लीजिए मेरा एक एंगल बनाया मैंने AOB, तो जहाँ पर भी दो रे मीट करती हैं उसको क्या कहा जाता है? वर्टेक्स। और ये जो दो लाइन होती हैं हमारी वर्टेक्स से निकलने वाली जो लाइंस होती हैं, इनको कहा जाता है आर्म्स। इनको क्या कहा जाता है? बात समझ में आ गई या नहीं आई? सर ऐसे दो एंगल जिनका एक तो कॉमन वर्टेक्स होता है, एक कॉमन आर्म होती है। जल्दी बताइए दोनों एंगल में कॉमन आर्म क्या है? क्या इसमें भी AOB कॉमन है? कॉमन आर्म लिख रहे हैं हम। सर क्या इसमें एक लाइन है OB? इसमें आ रही है। क्या इसमें भी एक लाइन है BOC में OB? है या नहीं है? तो क्या मैं कह सकता हूं कि कॉमन आर्म है OB दोनों में? बात समझना मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। OB समझ में आ रहा है? अब देखिए बस खत्म हो गया खेल सारा। सर एडजेसेंट एंगल कौन से दो एंगल होते हैं? ऐसे एंगल जिनका एक तो कॉमन वर्टेक्स होता है, एक कॉमन आर्म होती है, और तीसरी कंडीशन क्या है इसकी कि कॉमन आर्म के दोनों तरफ नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं। नॉन कॉमन आर्म्स होती है। सर नॉन कॉमन आर्म्स का मतलब क्या होता है? नॉन कॉमन आर्म्स वो होती हैं मेरे बच्चों, सर जैसे एक आर्म है एंगल BOC में OC है या नहीं है, और एक आर्म है मेरी BOC में OC। अब एक एंगल है मेरा AOB। क्या AOB में कहीं भी OC है? OC है। नॉन कॉमन का मतलब वो दोनों एंगल में कॉमन नहीं है। नॉन कॉमन आर्म्स OC नहीं है AOB में, और AOB में है OA। क्या BOC में OA है कहीं पे? नहीं है। तो बस एडजेसेंट एंगल वो दो एंगल होते हैं जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, एक कॉमन आर्म होती है, और कॉमन आर्म के दोनों तरफ इधर भी और इधर भी दोनों तरफ एक नॉन कॉमन आर्म होती है। उन्हें कहा जाता है एडजेसेंट एंगल। इज इट क्लियर और नॉट बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं और थोड़ा सा एक दो एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं, लेकिन ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़। तो सर अब आप जल्दी से बताइए, लेट से मैंने एक एंगल बना लिया ये, जिसको नाम दे दिया मैंने PQR। ओके, और फिर मैंने एक एंगल बना दिया ये RQ, लेट से S। ओके, मैंने एक एंगल बना दिया PQR ये, और एक एंगल बना दिया RQS। क्या दो एंगल बन गए या नहीं बने? जल्दी बताइए एडजेसेंट होंगे या नहीं होंगे? तीन कंडीशन क्या क्या? सर क्या दोनों का कॉमन वर्टेक्स है या नहीं है? Q? सर बिल्कुल है। PQR यहाँ पे ये मीट कर रही है, यहाँ पे ये मीट कर रही है। क्या एक कॉमन आर्म है या नहीं है दोनों में? सर आप कहेंगे बिल्कुल है QR। SQR और PQR दोनों में कॉमन आर्म है या नहीं है? PQR। तीसरी कंडीशन, क्या कॉमन आर्म के दोनों तरफ नॉन कॉमन आर्म है या नहीं है? सर कॉमन आर्म के दोनों तरफ एक आर्म तो है PQ और एक आर्म है QS। क्या है या नहीं है? ऐसे एंगल को कहा जाता है मेरे बच्चों एडजेसेंट एंगल। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? पक्का आ गई या नहीं आई? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडजेसेंट एंगल आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर है या नहीं है? अब मान लो एक मैंने एंगल बना दिया कुछ इस तरीके से, आप मुझे जवाब दीजिएगा। ये मैंने कुछ एंगल बनाया, नाम दे दो पहले PQRS। ओके, हमने एक तो एंगल बनाया है मैंने PQR। बात समझ में आ पा रही है नहीं आ पा रही है आपको? एक तो एंगल बनाया है मैंने PQR। ओके, एक एंगल बनाया है मैंने PQS।
क्या पी क्यू एस भी एक एंगल है या नहीं है? सर आप कहेंगे बिल्कुल है, ये कंप्लीट एंगल भी तो एक एंगल है। ये दो एंगल है, पी क्यू आर और पी क्यू एस, पी क्यू आर और पी क्यू एस। इन दोनों एंगल को चेक करना है मुझे कि एडजेसेंट होंगे या फिर नहीं होंगे, ये एडजेसेंट होंगे या फिर नहीं होंगे। कैसे करेंगे जी? क्या दोनों का कॉमन वर्टेक्स Q है? एंगल पी क्यू आर और एंगल एस क्यू पी, क्या दोनों का कॉमन वर्टेक्स Q है या नहीं है? जहां पर दो लाइन मीट कर रही है? सर बिल्कुल कर रही है, कॉमन वर्टेक्स Q है। कॉमन आर्म भी है क्या दोनों में कोई सी? सर पी क्यू आर और एस क्यू पी, देखिए पी क्यू कॉमन है या नहीं है? भैया इसमें भी पी क्यू है और इसमें भी पी क्यू है, क्या पी क्यू कॉमन है या नहीं है? है या नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल है। तीसरी कंडीशन क्या थी कि कॉमन आर्म के दोनों तरफ नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए। कॉमन आर्म है ये वाली, फिगर ही देखकर बताइए क्या नॉन कॉमन आर्म इस लाइन के दोनों तरफ है या एक तरफ है? सर इस केस में जो मेरी नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के एक ही साइड हैं, एक ही तरफ हैं, दोनों तरफ नहीं हैं। तो अगर एक ही तरफ हैं तो क्या ये एडजेसेंट एंगल होंगे? सर ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। इज इट गोइंग टू बी क्लियर और नॉट गाइस? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दीज आर गोइंग ऑन। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एडजेसेंट एंगल क्लियर हो गया नहीं हुआ आप लोगों को? अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, सर मान लीजिए मैंने एक लाइन बनाई है इस तरीके से, या फिर मैंने एक एंगल बनाया ये, मैंने एक एंगल बनाया ए बी सी, ओके, एक एंगल बनाया मैंने ए बी सी, फाइन। एक एंगल बनाया मैंने ए बी डी, एक एंगल बनाया ए बी सी और एक एंगल बना दिया मैंने ए बी डी। दो एंगल बन गए ए बी सी और ए बी डी। सर इन दोनों एंगल में खास बात बताइए मुझे क्या है? पहले बताओ एडजेसेंट है या नहीं है? बताइए एडजेसेंट है या नहीं है? सर क्या कॉमन वर्टेक्स है दोनों में भी? अब तो सीख गए हैं आप। क्या दोनों में कॉमन आर्म है ए बी सी और ए बी डी? क्या दोनों में कॉमन आर्म है ए बी? क्या कॉमन आर्म के दोनों तरफ नॉन कॉमन आर्म है या नहीं है? इधर बी डी और इधर बी सी। तो सर ये एडजेसेंट एंगल होंगे तो कंफर्म है। ऐसे एडजेसेंट एंगल मेरे बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा। सर ऐसे एडजेसेंट एंगल जो क्या करते हैं, जो क्या ये दोनों स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ऐसे एडजेसेंट एंगल जो मिलकर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, मतलब कितना डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं? स्ट्रेट लाइन पर कितना डिग्री एंगल होता है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री एंगल होता है। तो क्या ये दोनों एंगल मिलकर 180 फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है, उन एंगल्स को कहा जाता है मेरे बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम, ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जो हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, जो हमेशा 180 डिग्री जिनका सम होता है, उन एडजेसेंट एंगल्स को कहा जाता है लीनियर पेयर। क्या लीनियर पेयर समझ में आ गया या नहीं आया? क्या होते हैं? कुछ कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब मान लीजिए कि मैंने एक एंगल ये लिया, मैंने एक एंगल बनाया, लेट्स से इट इज 60 डिग्री, ओके, और मैंने एक दूसरा एंगल बना दिया इस तरीके से, जिसका मेजरमेंट है 120 डिग्री। तो बताइए ये दोनों एडजेसेंट एंगल है या नहीं है? सर आप कहेंगे एडजेसेंट एंगल तो है, नाम दे दीजिए, हम बता देंगे। पी क्यू आर एस नाम दे दिया। सर वही कॉमन वर्टेक्स है क्यू, कॉमन आर्म है पी क्यू, नॉन कॉमन आर्म दोनों तरफ है, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। और जिन एडजेसेंट एंगल में स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है उनको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या लीनियर पेयर समझ में आ गया या नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज इट इज। अगर लीनियर पेयर आपको समझ में आ गया तो अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर की पहली एक्सियम की। किसकी बात करते हैं? द वेरी फर्स्ट एक्सियम ऑफ योर चैप्टर। आपकी फर्स्ट एक्सियम है, इसमें आपकी फर्स्ट एक्सियम आएगी सर। फर्स्ट एक्सियम क्या कहती है? जो भी हमने पढ़ा है वही कहती है कि अगर, फर्स्ट एक्सियम आपकी कहती है कि अगर किसी भी लाइन पर, अच्छा एक्सियम,
हम बात कर रहे हैं अभी एक्सियम 6.1। अगर अपनी एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगी इस चैप्टर में एक्सियम 6.1। एक्सियम होती क्या है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सर। एक्सियम वो स्टेटमेंट होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जो यूनिवर्सली ट्रुथ होते हैं, जिनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिनको हम ऐसे ही एज इट इज मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, उनको कहा जाता है एक्सियम। यूक्लिड के एक्सियम हमने पढ़े थे, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो एक्सियम क्या होते हैं जिनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। तो ये एक्सियम है। एक्सियम क्या कह रहा है? 6.1 का पहला एक्सियम है आपका ये कि सर अगर एक स्ट्रेट लाइन पर कोई भी रे फॉल होती है, अगर एक स्ट्रेट लाइन पर हम कोई भी रे फॉल करते हैं तो उस रे के पड़ने से बनने वाले एंगल, देखो एक स्ट्रेट लाइन है, लेट से ये ए बी, हमने इस पर एक रे डाल दी ओ डी, डाल दी ओ डी, तो यहाँ पर अब एंगल कौन कौन से बने? एक तो बन गया ओ डी ए ये वाला एंगल, एक बन गया ओ डी बी ये वाला एंगल। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट गाइस? ये दोनों एंगल बन गए या नहीं बने? अब ये दोनों एंगल बन गए तो क्या ये दोनों एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे? तो सर बस आपकी पहली एक्सियम यही कहती है कि अगर आपकी रे कोई भी आती है एक स्ट्रेट लाइन पर तो वहां पर बनने वाले एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन का एंगल टोटल हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई मेरे प्यारे बच्चों? पक्का आ गई या नहीं आई? तो ये बस एग्जाम 6.1 क्या कहती है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पर कोई भी एक रे आती है तो वहां पर बनने वाले जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। इज इट क्लियर और नॉट गाइस? सही है। तो यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं कि क्या अगर मान लीजिए कोई भी दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हों और अगर उस पर बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो क्या वो लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे? यस और नो? सर हम कह रहे हैं कि अगर किन्हीं भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो वो क्या फॉर्म करेंगे? लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। इसी को कहा है हमने एक्सियम 6.1। इज इट क्लियर और नॉट गाइस? इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। एक्सियम 6.1 बड़ी आसान थी और कुछ भी नहीं है। अच्छा 2 इससे भी आसान है। एक्सियम 6.2 जो है आपकी वो इससे भी आसान है। अब वो क्या कहती है जी? वो इसका बिल्कुल उल्टा कहती है। वो इसका उल्टा क्या कहती है? ये क्या थी? ये तो ये कहती थी कि अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन पर एक रे पड़ेगी तो एडजेसेंट एंगल जो फॉर्म होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और 180 डिग्री होगा तो दूसरी एक्सियम क्या कहती है? दूसरी एक्सियम कहती है बच्चा कि सर अगर कोई भी दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, अगर कोई भी दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं जिनका सम कितना है? 180 डिग्री। जिनका सम कितना है? 180 डिग्री। अगर कोई भी दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं जिनका सम कितना है? 180 डिग्री, तो सर वो क्या फॉर्म करेंगे? वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। क्या देखिए, समझिए इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर मान लीजिए मैंने एक एंगल बना दिया अपना यहाँ पे, ये 50 डिग्री एक एंगल है। मैंने एक दूसरा एंगल बनाया, मैं इसी को लिख देता हूँ। मैंने एक दूसरा एंगल बनाया सेम इसी लाइन पर से, इसका नाम था AOB। और मैंने एक और एंगल बनाया AOC जिसका मेजरमेंट था 130 डिग्री। ओके, कहने का मतलब क्या है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं और उन दोनों एंगल का जो मेजरमेंट है वो मिलकर 180 डिग्री आ रहा है, दोनों को प्लस कर कर अगर 180 डिग्री आ रहा है तो वहाँ पर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। तो वो लाइन जो होगी वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये है एक्सियम 6.2। क्या बिल्कुल वही बात है या नहीं है जो हमने 1 में डिस्कस की थी? आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट गाइस? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? पक्का आ रही है? तो ये दो चीज़ें हैं आपकी जिनको हमने कहा है एक्सियम 6.1 और 6.2। ये दोनों ही चीज़ें क्या लीनियर पेयर से रिलेटेड है या नहीं है? है या नहीं है? इसीलिए इन दोनों एक्सियम को, एक्सियम 1 और एक्सियम 2 को मिलकर कहा जाता है लीनियर पेयर एक्सियम। इन दोनों एक्सियम्स को मिलकर क्या कहा जाता है? लीनियर पेयर एक्सियम कहा जाता है। इज इट क्लियर और नॉट गाइस? क्या हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं एक्सियम 6.1 तक? यस और नो? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जिसका नाम है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप जानते हैं क्या होते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स? सर अगर हम किन्हीं भी दो लाइंस को
कहीं से भी कट करा दें, अगर दो लाइन आपस में कहीं से भी कट हो जाएं तो सर उन कट होने वाली लाइंस को कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहा जाता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा जाता है। अगर दो लाइन कहीं से भी कट कर रही हैं एक दूसरे को तो उनको कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। जिस पॉइंट पर कट करती हैं, जिस पॉइंट पर कट करती हैं उनको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इज इट गोइंग टू बी क्लियर और नॉट गाइस? अगर कोई दो लाइन आपस में कट कर रही हैं तो उनको कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर वो जहाँ जिस पॉइंट पर कट करती हैं उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब आती है आपके पास मेरे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो इंटरसेक्टिंग लाइन से मिलकर बनेगी, जिसको हमने कहा है थ्योरम। अब आती है आपकी इस चैप्टर की पहली थ्योरम, थ्योरम 6.1। अब ये थ्योरम क्या होती हैं ये भी आप जानते हैं, होपफुली जानते होंगे। थ्योरम क्या होती हैं बताइए सर? ऐसे स्टेटमेंट्स, देखिए एग्जाम क्या थी मैंने आपको अभी अभी बताई थी। एग्जाम क्या होती हैं? एग्जाम वो स्टेटमेंट होते हैं जो यूनिवर्सली ट्रुथ होते हैं, जिनको हमको क्या करने की, जिनको हमको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, जो हम ऐसे ही मैथमेटिक्स में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन थ्योरम क्या होती हैं? थ्योरम ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनको प्रूफ किया जा सकता है। थ्योरम ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनको प्रूफ किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एक्सियम या किसी भी चीज़ से जिनको हम प्रूफ कर सकते हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स को क्या कहा जाता है? थ्योरम कहा जाता है। अब आपकी आती है सर पहली थ्योरम, इंपॉर्टेंट है, आसान है, ध्यान से देखेंगे। थ्योरम किस बात की है? थ्योरम आपकी ये कहती है, थ्योरम क्या है कि अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? आई होप आप लोग जानते होंगे। लेट से ये एक लाइन है ए बी और एक ये लाइन है सी डी। ओके, ये दो लाइन है ए बी सी डी, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट करने वाली दो लाइनों में जो भी आमने सामने वाले पॉइंट्स होते हैं, आमने सामने वाले एंगल होते हैं, एंगल देखिए चार बनेंगे, इसमें बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्या ये भी एक एंगल है, इसको क्या देते हैं ओ। क्या ये भी एक एंगल है AOC? क्या COB भी एक एंगल है? BOD एक एंगल है? DOA भी एक एंगल है या नहीं है? चारों एंगल हैं। सर इनको नाम दे देते हैं 1 2 3 और 4, आसानी रहेगी नाम देने में। ध्यान से सुनिएगा, ख़त्म होने वाली है वीडियो, सही है? सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। सर जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं, जैसे एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 4, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस में आमने सामने वाले एंगल होते हैं सर वो हमेशा इक्वल होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो हमेशा इक्वल होते हैं, आमने सामने वाले एंगल, अपोजिट एंगल। इनको कहा जाता है मेरे बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इनको क्या कहा जाता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यही बात आपको प्रूफ करनी है थ्योरम 6.1 में। थ्योरम 6.1 में आपको यही बात प्रूफ करनी है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल कैसे होते हैं, ये हमको प्रूफ करना है, दिखाना है। ओके, वर्टिकली अपोजिट क्लियर हो गया? क्या होते हैं सर वर्टिकली अपोजिट एंगल? क्या होते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन पर बनने वाले जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, उनको कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, नाउ हम लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। मैं थ्योरम आपको बताऊंगा कि हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे, ईजी है, आपको समझ में आ जाएगी। ओके, हम बात कर रहे हैं आप सर थ्योरम, थ्योरम 6.1। बहुत जल्दी से देख लेंगे एक बार क्या होती है। सर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, यहाँ पर बना देता हूँ, लेट से नाम अभी अभी हमने दिया था इनका A B C और D, हमने एंगल्स के नाम भी दिए थे 1 2 3 4। ध्यान से समझेंगे, हम देख रहे हैं इसका प्रूफ। और प्रूफ करना क्या है? मुझे प्रूफ करना है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये हमको प्रूफ करना है। ओके, आप अपनी बुक से क्वेश्चन को देख सकते हैं। कैसे करेंगे एक बार ध्यान से देखिए। सर क्या एक लाइन दिख रही है मुझे CD? क्या एक लाइन दिख रही है CD? मैं यहाँ बना देता हूँ। क्या एक लाइन दिखाई दे रही है मुझे CD? यस और नो? और उस पर क्या, इस पॉइंट को कह देते हैं O। क्या उस पर मुझे एक ट्रांसवर्सल दिखाई दे रही है? O A O दिख रही है या नहीं दिख रही है बच्चों? सर एक स्ट्रेट लाइन है CD और उस पर एक ट्रांसवर्सल आ रही है AO। ध्यान से देखिए सर, क्या इस AO ने आने से दो एंगल फॉर्म कर दिए, एक ये वाला और एक ये वाला?
एडजेसेंट एंगल होगा या नहीं हुआ, अभी भी पढ़ा है हमने। और देखिए क्या ये एडजेसेंट एंगल एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और वो एडजेसेंट एंगल जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं उनको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट गाइस? तो अच्छा नाम दे दो, इसका नाम है 2, इसका नाम है 1, यही तो है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एंगल 2 प्लस एंगल 1 जो होंगे वो 180 डिग्री के इक्वल होंगे, किस प्रॉपर्टी से, बाय यूजिंग लीनियर पेयर। स्ट्रेट लाइन बननी है, लीनियर पेयर से 180 होंगे। बात समझ में आ गई या नहीं आई? पक्का? अच्छा जी, अब आ जाओ जरा दूसरी लाइन पे। अब आ जाओ जरा, मुझे प्रूफ क्या करना है इसमें, मुझे प्रूफ करना था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 3 और 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये था हमारा 2 प्रूफ। मैं इसका एक पार्ट कर दूंगा, एक पार्ट आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ओके, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 180 हो गया बाय यूजिंग लीनियर पेयर। अब देखो क्या मैं कह सकता हूँ कि अब एक लाइन ये वाली ले लो, ये जो लाइन जा रही है ए बी और उस पर एक ये ट्रांसवर्सल आ गई जिसका हमने नाम दे दिया सी। आ गई या नहीं आई सर? उस पर ये दोनों एंगल बने हैं 1 और 4। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट गाइस? क्या एंगल 1 और 4 मिलकर भी दोबारा से 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? यस और नो? अगेन बाय यूजिंग सेम प्रॉपर्टी लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से ही कर रहे हैं। अब देखो सर, आपने अगर चैप्टर नंबर 5 अपने चैप्टर का पढ़ा होगा बुक का, उसका नाम था यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड का एक रूल ये कहता है कि अगर दो चीज़ें किसी इक्वल की इक्वल होंगी, जैसे 2 प्लस 1 भी 180 के इक्वल है और 1 प्लस 4 भी 180 के इक्वल है, तो ये दोनों डिजिट भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। ये यूक्लिड का एक एग्जाम कहता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एंगल 2 प्लस 1, क्योंकि दोनों 180 के इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। क्या एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल हो गया? एंगल 2 किसके इक्वल आ गया? एंगल 4 के। एंगल 2 किसके इक्वल आ गया? एंगल 4 के। क्या आपको ये प्रूफ करना था या नहीं करना था? ये बात समझ में आ गई या नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? एंगल 2 किसके इक्वल आ गया? एंगल 4 के। और एंगल 2 क्या था? एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल आने का मतलब क्या कि सर ये एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और हम इनको क्या प्रूफ कर चुके हैं? इक्वल। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? सर क्या हम सेम कर सकते हैं 1 और 3 के साथ? सब बिल्कुल कर सकते हैं हम, जैसे 1 और हमने 2 और 4 के साथ किया है, हम 1 और 3 के साथ भी कर सकते हैं। आप बात समझ में कर सकते हैं ना बिल्कुल आसानी से। दैट इज़ हाउ आपका ये इंट्रोडक्शन है कि सर हम ये चैप्टर कैसे स्टार्ट करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.1। मैं उसके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको पूरा देखें, समझें और अपना जो भी आपको बेनिफिट लगे, अगर कोई डाउट लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखिए।